दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं हूं इंडिया हेरिटेज सेंटर लोधी रोड में और यहाँ पर आज हमारा एक नाटक है माधवी। प्रख्यात साहित्यकार भीष्म शाहनी की ये कहानी है और इसका निर्देशन किया है अशरफ अली ने। तो आइए आपको ले चलते हैं सभागार के अंदर, यानी कि स्टेन ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पर इस समय अभी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। दोस्तों, सभागार के अंदर जाने से पहले आपको एक खूबसूरत झरना दिखाते हैं, एक फाउंटेन दिखाते हैं। इसकी इतनी सुंदरता है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बेहतरीन फाउंटेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ग्रीन रूम में और ये ग्रीन रूम है यहाँ का। माधवी का स्वयंवर तो मैं यहाँ भी रचाऊंगा। राजाओं ने मुझे भुला दिया, किंतु मैं राजाओं को नहीं भूला। तो दोस्तों, अभी ये रिहर्सल चल रही है, 7 बजे से हमारा नाटक है, तो उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। इधर आओ, बट इधर आ जाओ। कहाँ गई वो? ऐसा करो, हिम्मत जी इधर आओ। मैं इधर आ जाऊँ? वही तो कह रहा हूँ मैं। इसका टेंडर का परिचय यार सबसे बढ़िया लगता है सारा समय पिता के आश्रम में कौवे उड़ाती रही। महाराज, आप इन्हें कुछ भी कह देते हैं। तो अभी हमारी जो है रिहर्सल खत्म हो चुकी है। अब हम लोग जो है सामान लेने जा रहे हैं। हाँ। क्या लेने जा रहे हैं? सामान लेने जा रहे हैं जो हमारे कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टीज इत्यादि। प्रॉपर्टीज। हाँ, तो एक भाई लोग आगे, सब लोग आगे। तो अभी हम सब लोग जो है इधर ग्रीन रूम में आ गए। अभी सबका यहाँ पर जो है मेकअप होना शुरू हो चुका है और मेकअप होने के बाद सब हम लोग कॉस्ट्यूम के बाद थोड़ी देर जो है टी ब्रेक के बाद फिर जो है सीधे शो। तो ये हमारे बिलाल भाई हैं और ये इसमें कर रहे हैं विदूषक का किरदार। बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। ये हमारे गौरव भाई हैं जो इसमें कर रहे हैं मारिच का अभिनय। और बस थोड़ा सा लेट आए थे आज ये, क्योंकि कल नाराज थे हमसे। नहीं, हाँ, आज कहीं से ये मिला था। ओके, तो खुशी के चक्कर में इसलिए लेट आए हैं। हमारे हैं भानु प्रताप सिंह, उनका मेकअप हो रहा है यहाँ पर और ये इसमें कर रहे हैं ययाति का अभिनय। दो कैरेक्टर वहां पर देखिए आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, अभी जो है अब हमारा मेकअप होना शुरू हुआ है और हमारे साथ में है रवि पार्चा भाई साहब। पिछली बार भी आपने देखा होगा इनको और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत बढ़िया मेकअप करते हैं। और दाढ़ी, जो विग्स, जो चीजें लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल है। अभी आप देखेंगे मेरा जब मेकअप होगा उसके बाद आपको दिखाएंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं मेकअप पूरा हो चुका है, कॉस्ट्यूम इत्यादि हमने पहन ली है। अब बस अब थोड़ी देर में हम लोग जो है अपने शो के लिए तैयार होंगे और बाकी हमारे साथी कलाकार सब तैयार हो रहे हैं। हाँ, रास्ते में तो हम तुम्हारे भाई साहब अब लग रहा है प्ले से तो वैसा हो रहा है। हैंडसम लग रहे हो, बहुत हैंडसम सर का रिएक्शन भी ले लो। मोनाली ठाकुर और यूसुफ भाई थे वहाँ। लड़ो भाई, मत चाहे राम लड़ो। आप लोगों ने वो फिल्म देखी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है ना, उसमें हरिश्चंद्र की तस्वीर एकदम बिल्कुल ऐसी है। आप लोग देखे? बहुत मजा आ रहा है। अरे वो पोस्टर देखा होगा ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, 1913 वाली फिल्म, दारा साहब की। क्या मूड सही नहीं है? क्या नहीं? क्या सही होना चाहिए? ठीक है, एक माला सारे लोग लंबे के चक्कर में पड़े हैं। एक माला और डाल दो डबल करके, डबल भी नहीं तो मतलब सिंगल ही करके डाल दो। सेट करना। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो अभी हम सब लोग जो भैया बोल दो ये बात, तुम डायरेक्टर का अच्छे लग रहे हो तुम। तो आप देख रहे हैं अभी हम सब लोग जो है अपने गेटअप पे, अपने करेक्टर के लिए, अपने किरदार के लिए तैयार हो चुके हैं। ये हमारे चिराग भाई हैं जो इसमें इस फिल्म के करेक्टर कर रहे हैं, और ये विनय है जो इसमें गालों का अभिनय कर रहे हैं। सारे करेक्टर बिल्कुल धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। कुछ ही देर में हमारा प्ले आधे घंटे में शुरू होने वाला है, तो हम अपना काम शुरू कर दें। बना दिया पूरा। नीचे मिलता है। चैन में जोश मार देंगे, चलेगा। प्रणाम महाराज। आप इस तरह एकांत में खड़े क्या सोच रहे हैं? लगता है इस वनस्थली में आपका अभी तक मन नहीं लगा। ठीक कहते हो बंधु। जब तक राजपाट के कामों में व्यस्त था, दिन रात इसी बीच अभी ने एक ही नाम सुझाया, ययाति के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। सभी आपका नाम सत्य हरिश्चंद्र के साथ जोड़ते थे। सत्य हरिश्चंद्र के बाद समस्त आर्यवर्त में एक ही दानवीर राजा है और वो है ययाति। लोग कहते थे जैसे मरुस्थल में भटकने वाला व्यक्ति झरने की ओर भागता है, उसी प्रकार एक हताश व्यक्ति ययाति के द्वार की ओर उन्मुख होता है। मैंने तो यही सुना था महाराज कि ययाति के द्वार जाती माथी को बुलाओ। क्या है पिताजी? तुम ईश्वर के साथ चली जाओ। मैं समझी नहीं पिताजी। ये युवक तुम्हें सब समझा देगा। मुझे इनके साथ कहाँ जाना होगा? मैंने तुम्हें दान में दे दिया है। इस युवक की घटना को स्वीकार करते हुए मैंने तुम्हें दान में दे दिया। दान में? हाँ, मैंने तुम्हें दान स्वरूप इसे भेंट कर दिया है और अब तुम्हारे ही माध्यम से इस युवक की प्रतिज्ञा पूरी होगी। इससे बढ़कर मैं तुम्हारी और कुछ नहीं, इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसे पाकर कोई भी राजा धन्य होगा। तुम निसंकोच से ले जा सकते हो। महाराज इसे और भी समय मेरा धर्म ही सर्वोपरि है। मैं आपका अभिप्राय अभी नहीं समझी पिताजी। ये ये सब क्या हो रहा है? ये युवक तुम्हें सब समझा देगा। ये बड़ा ही कर्तव्यपरायण युवक है। ये अपने गुरु के प्रति उतना ही निष्ठावान है जितना कि तुम अपने पिता के प्रति निष्ठावान हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अपनी पुत्री को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप इस युवक को भी ठीक से जानते भी नहीं। ये युवक बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज।
आपका अपनी संतान के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। माधवी मेरी पुत्री है, अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति जान। माधवी, क्या ये सच है जो तुम्हारे पिता कह रहे थे? क्या? यही कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये तुम ही क्या सूझी गाला? हाँ, सच है। आश्रम में एक बार एक सन्यासी महात्मा आए थे। वो ज्योतिष जानते थे। उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की, इससे तुम्हारे लिए मुझे किसी राजा के हाथ में सौंप देना आसान हो जाएगा गाला। चक्रवर्ती राजा बनने की लालसा किस राजा के दिल में नहीं होगी? ये भी कैसी विडंबना है ना गाला? जो व्यक्ति पहले से ही राजा है, लोगों पर राज करता है, वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, अश्वमेध के घोड़े दौड़ाता है, राजा से चक्रवर्ती राजा। किंतु महत्वाकांक्षाओं का होना तो स्वाभाविक है माधवी। पर तुम्हारे मन में तो ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है ना गाला? तुम तो साधक हो, अपना वचन पूरा करना चाहते हो, क्यों? चलो छोड़ो इन बातों को, हम दोनों बस अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। मैं अपने पिता के प्रति और तुम अपने गुरु के प्रति। ये अश्वमेध घोड़े कहाँ मिले थे गाला? किस राजा के पास? तुमने कभी अश्वमेध घोड़ा देखा? मैंने भी अभी तक नहीं देखा है माधवी। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। कहो माधवी। बड़ी विचित्र बात है, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। जिस दिन तुम आश्रम में आए थे, उस दिन मैं तुम्हें देख करके चकित रह गई। मुझे देख करके चकित रह गई थी। क्यों? क्योंकि उसी रात मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा था। कैसा सपना? मैंने देखा एक घना सा जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ है, और उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, जानवरों की, पक्षियों की, और उन्हीं आवाजों के बीच सहसा भागते हुए घोड़ों की टाप सुनाई देने लगती है। फिर मैं देखती हूँ कि पेड़ों की घनी छांव के बीच में से एक घोड़ा निकल करके आ रहा है, सफेद रंग का। फिर दो, फिर तीन, फिर न जाने कितने ही घोड़े, सभी सफेद रंग के, सभी एक पात में आकर खड़े हो जाते हैं। एक पात, फिर एक और पात, सफेद घोड़ों की जैसे पातें लगती जा रही थी। फिर क्या हुआ माधवी? घोड़ों की पातों के बीच में से एक युवक निकल करके आया, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर धूल ही धूल। उसने मुझे देख करके मेरी ओर कदम बढ़ाए, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर सहसा वो फिर घोड़ों की पातों के बीच में खो गया और मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। इसीलिए जब तुम उस दिन प्रातः आश्रम में आए, तो मुझे लगा तुम सीधा मेरे सपने में से निकल कर चले आ रहे होगा। तुम मेरा भाग्य बनकर आए। भाग्य की एक ऐसी क्रूर विडंबना है माधवी कि हमें एक दूसरे से मिला भी रही है और अलग भी कर रही है। मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं माधवी? क्या? तुम्हारे आश्रम में आने से पहले मैं आज की विवेचना में इस पौराणिक प्रसंग का उल्लेख अधिक महत्व रखता है, क्योंकि आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। गालों की 800 घोड़ों को अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपने की प्रतिज्ञा के कारण ययाति राजा अपनी पुत्री माधवी से बिना अनुमति लिए, बिना विचार विमर्श किए गालों को सौंप देता है। माधवी गालों के पास जाकर अलग अलग राजाओं के महल में रहकर उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के उपरांत दोबारा पिता के यहाँ लौट जाने की पूरी यात्रा का एक दुखांत है। यही इस नाटक का सबसे दुखद और त्रास्त पक्ष है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आते आते स्थितियां वही रही, चेहरे बदले लेकिन मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। अतः यह नाटक केवल एक पौराणिक संदर्भ में एक मिथक के सामने प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि हमारे समाज के तीखे रूप को उजागर करता है, जो बहुत ही घृणित है। आज भी एक सामान्य स्त्री की त्रासदी है कि बहुत कुछ सहने बर्दाश्त करने के बाद वह विद्रोह कम और विरक्त ज्यादा बन जाती है। महिला सशक्तिकरण के दौर में भी अधिकांश स्त्रियां समझौते ही करती हैं। ये था माधवी नाटक। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने YouTube के माध्यम से ये देखा। फिर से मिलते हैं पुनः एक नाटक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।